ओके। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि सरकार को सिंपली गाइड कर रहा है, वो इंस्पिरेशन दे रहा है कि आप ऐसे काम करो। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आगे दिखाऊं आपको, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ फिर क्लास शुरू करूंगा। ये फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मौलिक अधिकार। बेसिकली मौलिक अधिकार हमें बोलता था कि ये मत करो, मना करता था। ठीक है, कैसे? अगर मैं आर्टिकल 14 बोल रहा हूं कि सब लोग बराबर हैं, किसी में भेदभाव मत करो, आर्टिकल 15 वो क्या बोल रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पे आप कोई भी भेदभाव मत करो। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में भेदभाव मत करो। आर्टिकल 17 छुआछूत मत करो। आर्टिकल 18 टाइटल मत दो। आर्टिकल 19 बोलने की आज़ादी, किसी को बोलने से मत रोको। ठीक है, उसके अंदर 6 और टाइप के अधिकार थे। आर्टिकल 20 दोहरी सजा मत दो। आर्टिकल 21 जीने दो, किसी को मारो मत। ठीक है, तो ये जितनी भी आर्टिकल है हमने कहाँ से पढ़ा? 12 से लेके जस्ट वन सेकेंड। लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सुबह से ही ना। आजा भाई। चलो, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू हुआ था? 12 से 35 तक, 35। ठीक है, और ये बेसिकली निगेटिव वर्डिक था, मतलब नकारात्मक वैल्यू देता था कि ये मत करो। सरकार को रोक रहा है कि आप ये करोगे तो समाज कहीं ना कहीं रुक जाएगी। अगर आप किसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे हो, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, तो वो इंसान सही से काम नहीं कर पाएगा। अब क्या हम सरकार को रोक के समाज की विकास करवा सकते हैं क्या? नहीं। हम बोल रहे सब बराबर है। अरे भैया कहाँ बराबर है? आप और मैं बराबर हैं क्या? आंसर इज नो। अगर मैं आपको भी 5 रुपए के समोसे खिलाऊं और मेरे को भी 5 रुपए के समोसे खिलाऊं, तो मेरा पेट तो नहीं भरने से रहा, आप तो 4 रुपए में ही भर जाओगे। तो कहीं ना कहीं बराबर नहीं है। तो मेरे लिए, मेरे ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सो यही सेम चीज हमने एक अलग अधिकार दिया, जिसको हम भाग 4 में पार्ट 4 में देखते हैं, और इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है जो सरकार को गाइड कर रहा है, सरकार को बता रहा है कि ऐसे करो, सरकार को बोल रहा है कि ये काम करो, समाज की कल्याण करो। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये पापा के वही बात है कि बेटा 10वीं पास हो जा साइकिल मिल जाएगा, 12वीं पास हो जा बाइक मिल जाएगा। अगर पापा नहीं दिए तो आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। वो तो पापा अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ना कि बेटा जॉब कर ले, लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगा। कहाँ होता है भाई आजकल, पहले पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें केवल बोलने के लिए, इसको मिले ना मिले कोई भी इशू या फिर कोई भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सेम वही है, पार्ट 4 जो है केवल आपको वैल्यू दे रहा है कि आप ऐसे करोगे तो समाज कल्याणकारी होगा, आप ये करोगे तो सोसाइटी में वेलफेयर आएगा। बट अगर गवर्नमेंट इसको नहीं देती तो पहली चीज याद रखना, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल के क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। इसकी शुरुआत होती है डीपीएसपी की 36 टू 51। ठीक है, आर्टिकल 36 जो है, अब तब से मैं बोल रहा हूं कि सरकार, सरकार गवर्नमेंट, ये स्टेट होता है। और स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है? मैंने आपको राज्य के बारे में क्या बताया था? कुछ जानते हो राज्य के बारे में? राज्य उसे बोलते हैं जिसके पास पर्टिकुलर भूभाग हो, टेरिटरी हो। राज्य उसे बोलते हैं जिसके पास पर्टिकुलर जनसंख्या हो, इस जनसंख्या के ऊपर सरकार हो, और ये सरकार संप्रभु हो, मतलब सॉवरेन हो। अब देखो इंडिया के कंटेक्स्ट में लगा के देखते हैं, ये इंडिया है हमारा, बर्फी समझ के खा मत जाइयो। ठीक है, अब देखो क्या हमारे पास भूभाग है? तो है, तो ये तो भूभाग है, हमारे टेरिटरी है, हो गया। क्या हमारे भूभाग में जनसंख्या रहती है?
बोलोगे हाँ ऑब्वियसली रहती है। तो ये सारी जनसंख्या है। क्या इस जनसंख्या के ऊपर सरकार है? बोलोगे हाँ, तीन तीन लेवल पे है, एक केंद्र के लेवल पे, एक राज्य के लेवल पे और एक लोकल लेवल पे, पंचायत। ठीक है, तो तीन तीन गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट भी है। क्या गवर्नमेंट संप्रभु है? संप्रभु का मतलब होता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब कि जो आपकी सरकार डिसीजन ले रही है वो सारी जनता उसको मान रही है। हम तो मानते हैं भैया, हमें थोड़ी जेल जाना है। ठीक है, तो मतलब कि हम सॉवरेन भी है। और अगर जिन देशों में ये चारों प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसको बोलते हैं स्टेट यानी राज्य। ये हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये वाले राज्य से कंफ्यूज मत होना, वो राज्य अलग है, उनको हम प्रोविंस बोलते हैं। प्रोविंस का मतलब प्रांत, सुने हो छत्तीसगढ़ प्रांत। वो भले उसको राज्य बोलते, स्टेट बोलते, बट वो डिफरेंट है। जब भी मैं स्टेट लिखूं विथ कैपिटल एस, जब भी मैं कैपिटल एस लिखूं, आप समझ जाना कि सर आप भारत की बात कर रहे हो। ठीक है, यहां पे आपको वो वाला राज्य नहीं कंसिडर करना है कि सर छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। ठीक है, कैपिटल एस से जब भी मैं शुरुआत करूं स्टेट की, मतलब कि वो हमारे भारत की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी देश वर्ड नहीं, हमेशा राज्य वर्ड ही हम कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य की ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखोगे, जिसके पास एक फिक्स टेरिटरी हो, भूभाग हो, उस भूभाग में जनसंख्या रहती हो, उस जनसंख्या के ऊपर सरकार हो और ये सरकार हो। क्लियर है? तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो दिया गया है आपका आर्टिकल 36 में, डेफिनेशन ऑफ यानी राज्य की परिभाषा। चलो इसको लिखो, आर्टिकल 36। कोई डाउट यहां तक? जल्दी लिखो, हो गया? ये भी लिख लेना बगल में, क्योंकि इससे यूपीएससी ने पूछा था, वो तो थोड़ा घुमा के पूछा था। आपका अगर एग्जाम पूछता है तो ये डायरेक्टली पूछ देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आर्टिकल 36 से। देखो 38 से जब बनाना जाएगा, जन्नत कहीं ये एक ना सिंपल डीपीएसपी ही बोलूंगा, आप हिंदी वाले समझ जाना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इंग्लिश वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट में मैं डीपीएसपी ही बोलूंगा। ये मुश्किल से मतलब मान के चलो कि एक आपका डब्बा है और इस डब्बे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। ठीक है, शादी से पहले वाली बातें हैं भाई, पूरा नहीं होता है। ठीक, और पूरा करने के लिए सासू माँ का कपार पूरा नहीं हो रहा है, बोलो कैसे? बातें कही गई है, ये केवल गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। मतलब काम करो, देश की कल्याण होगी, समाज की कल्याण होगी। अगर सरकार ना किया तो, मान के चलो एग्जाम्पल, जीपीएससी का प्रीलिम्स दिलाने जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या सिखाएं कि लोगों की मदद करो, आप उठाओगे उसको, हॉस्पिटल पहुंचाओगे, अगर नहीं पहुंचाए तो क्या घर वाले घर से निकाल देंगे? नहीं। मान लो आपने किसी से उधार लिया, वो इंसान मर गया, आपको ही पता था और उसको ही पता था कि आपने उधार लिया है, आप पैसे उसको लौटाओगे। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली ने आपको बताया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ईमानदार रहो। अगर रात के 12 बजे कोई लड़की दिखती है असहाय, आप उसकी मदद करोगे, क्योंकि आपके घर वाले ने आपको सिखाया है क्या? रिस्पेक्ट टू वुमेन, औरतों की इज्जत करो। तो ये सारी चीजें आपको कौन सिखा रहा है? घर वाले। अगर नहीं करोगे तो, अगर मान लो उधार नहीं चुका है, घर वाले नहीं, अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए तो घर वाले निकाल देंगे क्या? नहीं। अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे वुमेन की, मोस्टली नहीं करते आज, तो क्या कोई कुछ कर लेता है क्या? आंसर इज नो।
घर वाले केवल आपको गाइड कर रहे हैं, घर वाले केवल आपको बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। डीपीएसपी गाइड कर रही है, समझा रही है कि ऐसे करो, ये करो, वो करो। बट अगर सरकार ना करे तो कोर्ट मत पहुंच जाना। पता चला कोर्ट में लेके चले गए कि डीपीएसपी तो ऐसा बोलता है। डीपीएसपी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलती है। डीपीएसपी बोलता है, अभी मैं बताऊंगा आगे, कि समान काम की समान वेतन दो। कहां समान वेतन मिल रहा है? डीपीएसपी बोलता है कि आप जो वर्क कंडीशन है उसको अच्छा बनाओ। कहां अच्छा है? डीपीएसपी बोलता है कि आप महिलाओं की रिस्पेक्ट करो। डीपीएसपी बोलता है आप पशुओं की रक्षा करो, उसे मारो मत। डीपीएसपी बोलता है आप पर्यावरण की रक्षा करो। डीपीएसपी बोलता है आप मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करो, मतलब हमारी जो धरोहर है देश की, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनकी रिस्पेक्ट करो। डीपीएसपी बोलता है अमंग सिटीजन, मतलब लोगों के बीच में, पूरी कंट्री के बीच में शांति फैलाओ। कहां फैला रहे हम? तो ये केवल गाइड कर रहा है गवर्नमेंट को कि डू दिस। फंडामेंटल राइट्स क्या बोल रहा था? डू नॉट डू दिस, वो मत करो। ये क्या बोल रहा है? ये करो। ये गाइड कर रहा है, ऐसे करो। पापा गाइड करते हैं ना, बेटा ऐसे पढ़ो, ये करो, ऐसे करो। तो ये सिंपल आपको गाइडिंग प्रिंसिपल है। और अगर ये ना मिले तो कोर्ट मत पहुंच जाना। यही बोलता है आर्टिकल 37 कि ये कोर्ट में इनफोर्सिबल नहीं है। इनफोर्सिबल का मतलब होता है प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब कि आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाओगे तो सर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो जज मार के भगा देगा, ठीक है? तो इसको लेके कोर्ट मत चले जाना। लिखो इसको, पहले ही देखो डिस्क्लेमर डाल दिया है कि दूं तो बढ़िया और ना दूं कोर्ट मत जाना। एक्सक्यूज मी। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अब मैं बहुत चीजें ऐसे बोलूंगा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? बट आ जाएगा, डोंट वरी। हो गया इतना? अब एक्चुअल में शुरू होती है हमारी यहां से मेनली आर्टिकल 38। एक मिनट, लाइव चल रहा है कि नहीं चेक कर लेता हूं। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? अब स्टेट मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ठीक है, देश की बात कर रहा हूं। स्टेट मतलब गवर्नमेंट भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है? ये स्टेट को क्या बोल रहा है कि आप समाज की कल्याण के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए समाज में क्या लाओ? न्याय लाओ, जस्टिस लाओ, और क्या लाओ? इक्वालिटी लाओ। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी लाओ। इक्वालिटी का मतलब समानता। देखो ध्यान से समझो इसको। आर्टिकल 38 जो बोल रहा है कि स्टेट, अगर समाज में आपको कल्याण करना है, समाज में कल्याण लाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, समाज में न्याय लाना पड़ेगा, समाज में बराबरी लानी पड़ेगी। अगर मैं समाज में बराबरी नहीं लाया तो समझ के रखो कि कभी भी कल्याण नहीं आएगी। मान लो मैं जाति धर्म के आधार पे, मैं लिंग के आधार पे, मैं भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे अगर मैं भेदभाव कर रहा हूं, समान नहीं मान रहा हूं, तो क्या समाज हमारी वेलफेयरिक हो पाएगी? क्या समाज हमारा कल्याणकारी हो पाएगा क्या? सो आंसर इज नो। तो आर्टिकल 38 बोल रहा है सिंपल कि राज्य ऐसी पॉलिसीज बनाओ, ऐसा नियम बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि हम सबसे पहले कि सब बराबर हों। इसी से इंस्पायर होकर हमारा आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, मतलब समाज में सब बराबर होने चाहिए। अगर समाज में सब बराबर हैं तो सबको समान न्याय मिलनी चाहिए। अब ये न्याय ना, जो जज न्याय देते हैं उनसे कंफ्यूज मत होना, ये न्याय बिल्कुल अलग है। ये हमारे समाज में 3 तरीके का न्याय होता है। कौन कौन सा? ध्यान से समझना। ये जो न्याय है वो समाज में हम 3 तरीके से न्याय देखते हैं। एक सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिकल जस्टिस, और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस।
तीनों को समझा रहा हूं क्या होता है। यह है सामाजिक, यह है आर्थिक और यह है राजनैतिक। ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज में न्याय लाना है, समाज में हम किसी को भी भेदभाव ना करें। सपोज आप लड़के हो, आप लड़की हो, आप दोनों समाज के हिस्सा हो, कभी भी मैं आप दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। समाज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई तू तो उस जाति का है और तू इस जाति का है, मैं तो तेको रखूंगा, तेको नहीं रखूंगा, ये नहीं बोल सकता। समाज में मुझे हर चीजों के लिए, हर लोगों के लिए मुझे इक्वल काम करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो मैं समाज में कैसा जस्टिस दे रहा हूं, कैसा न्याय दे रहा हूं, सामाजिक न्याय। समाज में आपको कहीं पे भी अनइक्वालिटी, असमानता, भेदभाव नहीं करनी है। या तो आप लिंग के बेसिस पे लड़का लड़की के बीच में भेदभाव कर रहे हो, या तो जाति के बेसिस पे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, या फिर ये तेली, या फिर ये जो भी अग्रवाल, या फिर ये चमार, जो भी अलग अलग जाति के बेसिस पे, या रिलीजन, धर्म के बेसिस पे कि ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है। आप कहीं पे भी भेदभाव मत करो। क्यों? क्योंकि सामाजिक तरीके से आपको न्याय देना है। क्यों? समाज की कल्याण के लिए। सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक न्याय। इकोनॉमिक न्याय का मतलब है कि मैं सबको पैसे कमाने की मतलब इजाजत दूं, या फिर उनको इतना तो कर दूं कि सब पैसे कमाएं समाज में। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आप बोलोगे कि सर हमें नौकरी चाहिए, और सरकार बोलेगी स्किल नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पास स्किल नहीं है फिर भी मुझे इतना अधिकार है कि मुझे आर्थिक रूप से न्याय मिलना चाहिए। अरे स्किल नहीं है तो मेरी गलती थोड़ी है, मैंने स्कूल ही नहीं गया, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल जाने की, तो मेरे पास स्किल कहाँ से आएगा, मेरे पास नॉलेज कहाँ से आएगा, ज्ञान कहाँ से आएगा। फिर भी मुझे समाज में न्याय चाहिए। कौन सा न्याय? आर्थिक तरीके वाला। आर्थिक न्याय देने के लिए सरकार अलग अलग काम करना शुरू की। एमजी नरेगा, ये क्या है एमजी नरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा का नाम सुने हो? मनरेगा क्या कर रहा है? सिंपली सबको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कम से कम काम दे रहा है। 100 डेज का अनस्किल्ड लेबर, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, सर आप दिहाड़ी मजदूरी करो, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करके कमाओ तो सही। तो ये चीजें हो रही है, आपको जॉब करना है, ठीक है, आपको वर्किंग कंडीशन देनी। ये सारी चीजें हमें आर्थिक रूप से, पैसे के लिए सब लोग बराबर हो। कोई ये ना हो कि मैं तो बहुत गरीब और बहुत अमीर हो जाए, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। ये अगर करोगे तो समाज वेलफेयरिक नहीं होगा, कल्याणकारी नहीं होगा। और अगर कल्याणकारी बनाना है तो समाज में आपको न्याय देना पड़ेगा। कैसा? अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक तरीके से पॉलिटिक्स में सबको बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप अगर एसटी एससी से आते हो, आप ब्राह्मण हो, जनरल से आते हो, आपको जितना अपॉर्चुनिटी है नेतागिरी करने का, राजनीति करने का, उतना अपॉर्चुनिटी आपको भी होना चाहिए। आप मैन हो, आपको जितना पावर है, आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की, आपको जितना हक है काम करने का, उनको भी उतना ही होना चाहिए। अगर मैं ये बराबरी समाज में ला दिया, किस चीज के लिए? पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए, तो हम इसको बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय कर रहे हो। इसके लिए सरकार क्या काम की है ये सारा आप याद करते जाना। वैसे जो मैं ऐसा बता रहा हूं ना, ये पढ़ाऊंगा बाद में भी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि सरकार ने क्या किया है, इससे इंस्पायर होके, ठीक है, ये गाइड कर रहा है सरकार को। अब सरकार इससे इंस्पायर होके क्या क्या काम की वो बताता हूं। आप देखते होंगे कि SC ST के लिए हम रिजर्वेशन देते हैं, हम आरक्षण देते हैं। आरक्षण कहां देते हैं? लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये हो गया लोकसभा और ये हो गया विधानसभा। विधानसभा समझते हो ना? कौन नहीं समझता? सब समझते हो? रायपुर में है अपना छत्तीसगढ़ वाला। तो आपको लोकसभा में और विधानसभा में, जब मैं ये पढ़ाऊंगा लोकसभा विधानसभा टॉपिक, तो बताऊंगा ST SC को पर्टिकुलर रिजर्वेशन मिला है। आप देखते होंगे कि यहां से ST सीट है, इस बार ST ही केवल खड़ा हो सकता है। इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र से केवल SC खड़ा हो सकता है, ऐसा सुने हो? तो वो चीजें हमने क्या किया, ताकि ST SC को भी राजनीति करने में, पॉलिटिक्स करने में इक्वली जस्टिस मिले। क्लियर है? इसके अलावा हमने वुमेन को भी, औरतों को भी रिजर्वेशन दिया है। कहां पे? पंचायत में। पंचायत में रिजर्वेशन दिया है।
अब देखते होगे कि महिलाएं ही पंचायत में खड़ी होती है, वो अलग बात है कि पुरुष प्रधान है, पुरुष ही नाम पे साइन भी मार देता है भाई आजकल, ठीक है, तो वो हमारी गलती नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं को भी रिजर्वेशन दी है पंचायत के लिए, पंचायत चुनाव के लिए। तो हमने एसटी एससी के लिए काम कर दिया, न्याय कर दिया उनके लिए, हमने औरतों के लिए न्याय कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे समाज में यही दोनों तो पिछड़ा थे ना, वुमेन को दबाया जा रहा था, एसटी एससी को दबाया जा रहा था। हमने राजनीतिक न्याय कर दिया, हमने इनको थोड़ा सा पुश कर दिया, आरक्षण दे दिया, ताकि आप भी क्या करो, राजनीतिक तरीके से इक्वल हो जाओ। क्लियर है? तो आर्टिकल 30A सिंपली आपको समाज की कल्याण की बातें बोल रही है, और कल्याण के लिए हमें जस्टिस करना पड़ेगा। जस्टिस ये 3 तरीके का होता है। मैं जब आपको प्रियम्बल पढ़ा रहा था तब भी ये बताया था जस्टिस, अभी भी आपको समझा दिया हूं। आई होप इतना क्लियर होगा। लिख लो इसको। कोई डाउट हो रही है यहां से? क्लियर है इतना? लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? तमन्ना तुम्हारी है जिंदगी। हो गया? चलो, आर्टिकल 39 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। एक मिनट ना। जस्ट 1 सेकेंड। आर्टिकल 39 में इसका पार्ट है, उसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 39 क्लॉज ए, क्या पढ़ते हैं इसको? आर्टिकल 39 क्लॉज ए, बोलो एक बार। क्लॉज ए ये क्या बोलता है कि मान लो समाज में हमारे, अगर मैं सेक्स के बेसिस पे बात करूं तो 2 ही सेक्स हैं, एक मैन, ठीक है, और एक वुमेन। ये हमेशा खुश रहता है और इनका नहीं पता, ठीक है। तो अब इन दोनों को लाइफ जीना है, लाइवलीहुड तो चाहिए ना, जीविका चाहिए, जीवन जीना है। तो सिंपल आर्टिकल 39 क्लोज ए बोलता है कि मैन हो या वुमेन हो, दोनों को जीविका जीने की समान साधन का अधिकार होना चाहिए। ये आपको गाइड कर रहा है कि अगर कोई मैन है तो ऐसा ना हो कि इसको खाना दे रहे हो, इसको खाना ही नहीं दे रहे हो, इसको कपड़े दे रहे हो, इसको कपड़े ही नहीं दे रहे हो, इसको स्कूल भेज रहे हो, इसको स्कूल नहीं भेज। तो मतलब जीविका जीने के जितने भी साधन हैं सबको समान रूप से देना है, मैन और वुमेन में। क्लियर है? एक लाइन लिखिए इसमें, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, जस्ट 1 सेकेंड, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को
समान रूप से समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। स्टेट मस्ट इंश्योर that that man and woman equally have the right to equally have the right to equally have the right to means of livelihood। मान लो ये हमारी कुछ सामान है, रिसोर्सेस है, ठीक है, और ये मान लो संसाधन है देश में, ठीक है। अब ये संसाधन को ऐसा ना हो कि किसी एक ही को देते जाओ। आजकल जैसे होता है ना, मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितनी भी टेंडर आती है, सब इनको देते जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई संसाधन है, कोई रिसोर्सेस है, तो समाज में इस तरीके से बांटो कि सबको मिलना चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना, केक कटेगा सब में बटेगा, वही वाला है कि आप जो भी भौतिक संसाधन है आपके समाज में, आपके राज्य में, आपके देश में, जो भी संसाधन हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा ऐसे करो कि समाज का कोई भी हिस्सा छूट ना सके। ऐसा ना हो कि सारी रिसोर्सेस हम किसी ब्राह्मण को दे दे, सारी रिसोर्सेस किसी हम क्षत्रिय को दे दे, शूद्र को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो आप देखते होंगे आज भी सोसाइटी में जो चीज़ भी बटती है, गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी संसाधन बांटी जाती है लोगों के बीच, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ताकि सबको जीवन जीने के जो राइट्स हैं या फिर उसके अंदर रिसोर्सेज को रखने के राइट्स हैं वो इक्वली मिल सके, संसाधन का इक्वल बंटवारा हो सके सबके बीच में। क्लियर है? और इसी की बात कही गई है आर्टिकल 39 क्लॉज बी। इसको लिखिए एक लाइन। समुदाय के भौतिक संसाधनों का समुदाय के भौतिक संसाधनों का समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरण हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। The material resources of a society must be distributed in such a way so as to subserve the common good common good। मान लो ये कोई जॉब है, जॉब या बिजनेस बोल लो, ठीक है। आज आप समाज में देखोगे एक अलग तरीके की होड़ लगी रहती है कि ये बिजनेस 1 है, कैटेगरी 1 है, ये पर्टिकुलर इस जाति वाले लोग ही करेंगे, ये कैटेगरी 2 है, ये पर्टिकुलर इसी जाति वाले करेंगे, ठीक है। आप छोटे जाति से हो, आप ये काम नहीं कर सकते। ये थी पहले, ठीक है, आज तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान बनने से पहले या आज़ादी से पहले इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती थी। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, जिसके पास मटेरियल है, जिसके पास रिसोर्सेस है, जिसके पास पैसे हैं, वो और पैसा बना रहे हैं, और जो गरीब है उसको कुछ काम करने की मतलब मोहलत ही नहीं मिल रही है या काम करने का उसको साधन ही नहीं मिल रहा है, तो वो और धीरे धीरे गरीब होते जा रहा है। तो इसी की बात कही गई है कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी आर्थिक रूप से काम करने की चीज़ें हैं, वो किसी एक के हाथ में ना होके सबको मिलना चाहिए। अगर मैं हूं तो मुझे भी काम करने का अधिकार हो, मुझे भी अपनी लाइवहुड जीने के अधिकार हो, मुझे भी आर्थिक रूप से सशक्त बनने के अधिकार है जैसा कि किसी और को है। क्लियर? तो इसकी बात कही गई है आर्टिकल 39 क्लॉज सी में। एक एक लाइन है, ज़्यादा कुछ समझने की जो वो नहीं है, एक लाइन लिख लो, जहाँ पे रहेगा समझाना मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। एक लाइन लिखिए। आर्थिक व्यवस्था में धन और आर्थिक व्यवस्था में धन और आर्थिक व्यवस्था में धन और
उत्पादन उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, कि कोई एक ही ना हो। पता चला गांव में जितनी भी जमीन है सिर्फ एक ही आदमी के पास है, ठीक है, बाकी लोग मुंह देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो, विकेंद्रीकरण हो, मतलब सब में बटे। स्टेट मस्ट प्रिवेंट concentration of wealth in few hands। आप लोगों में से कोई कभी काम किया है, मतलब जॉब वगैरह कहीं पे? नहीं किया कहीं पे? आपके फैमिली में अगल बगल देखे होगे, कुछ तो देखे होगे किसी का। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये एक स्कूल है, स्कूल का नाम है आओ पढ़ लो बाबू लोग, ये स्कूल का नाम है, ठीक है। इसमें 4 टीचर हैं, 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। फीमेल के लिए ये कलर ज्यादा सही रहेगा, हाँ गुड। क्या ध्यान रखना पड़ता है ना भाई, नहीं तो पता चला। चलो 4 मेल और 2 मेल और 2 फीमेल, 2 मेल 2 फीमेल, ठीक है। इसमें ध्यान से समझियो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। इसमें एक जो मेल है वो आपको मैथ्स पढ़ाता है, ठीक है, और एक जो मेल है वो आपको अंग्रेजी या हिंदी पढ़ा देता है, लैंग्वेज पढ़ा देता है, सिंपल सी लैंग्वेज पढ़ाता है, ठीक है, मतलब ये भाषा पढ़ाता है और ये गणित पढ़ाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 2 फीमेल, एक मैथ्स लेती है, ठीक है, और एक भाषा लेती है, ठीक है। आर्टिकल 39 क्लॉज डी आपको सिंपल बोलता है कि समान काम के लिए, समान काम है दोनों का, चारों का समान काम है, इसको भी पढ़ाना, इसको भी पढ़ाना, इसको भी पढ़ाना, इसको भी पढ़ाना। मैं इसको ना एक कैटेगरी में रख देता हूं, ये मैथ्स, ये मैथ्स, दोनों मैथ्स वाले हो गए। इसको मैं अलग कैटेगरी में रख देता हूं, ये लैंग्वेज वाला और ये भी लैंग्वेज वाला। देखो सेम काम, मैथ्स पढ़ाना, फीमेल मेल, समान काम है, बस डिफरेंट क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो केवल इसके डिफरेंस की वजह से आप सैलरी डिफरेंस नहीं कर सकते। ये नहीं बोलोगे कि मैं तो मेल हूं, मेल ईगो भाई 10,000, फीमेल 8,000, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ रियलिटी में ऐसा ही होता है। आज जितने भी छोटे छोटे स्कूल देखोगे बच्चों के पढ़ाने के लिए, उसमें 2 फैक्टर काम करते हैं कि लड़कियों को ही रखा जाता है। एक फैक्टर आपको दिखाने के लिए कि लड़कियां बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करती हैं, लड़के ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, वो मार देते हैं बच्चों को, ये दिखाने के लिए। दूसरा मनी फैक्टर, अरे लड़कियां 4,000 में जॉब कर ले रही हैं गांव में, ठीक है, तो 4,000 में टीचर मिल गया, इसके तो गुटके खाने के ही पैसे 4,000 से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये 4,000 में कहां जॉब करेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या बोलता है कि समान काम की समान वेतन होनी चाहिए। मेल और फीमेल में आप कभी भी इसके लिए भेदभाव नहीं करोगे कि ये तो फीमेल है, फीमेल की मजदूरी 200 रुपया दिहाड़ी मजदूरी, मेल का 400, क्या बोलते हैं, ये तो स्ट्रांग है, काम ज्यादा करता है। बट ऐसा नहीं कर सकते। सरकारी काम में, मनरेगा सरकारी काम है, मजदूरी का कहीं काम है, सरकारी काम है ना, मेल और फीमेल की वेतन क्या सेम है? सो आंसर इज यस। आप काम सेम कर रहे हो। अब सेम काम की बोलना, ये मत बोल देना कि सर मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैं तो सर भाषा पढ़ा रही हूं, तो ये काम अलग अलग है, टीचिंग एक ही है। बट क्या मैथ्स की जितनी सैलरी रहेगी उतनी क्या भाषा की सैलरी रहेगी क्या? नहीं। आप कलेक्टर हो और एक चपरासी है, वो बोल रही है कि समान तो काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी तो दोनों का है। नहीं सर, पोस्ट बड़ा है, पोस्ट अलग अलग है। मतलब अगर आप समान काम कर रहे हो, इक्वल जॉब कर रहे हो, तो इक्वल सैलरी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसकी बात कहां कही गई है? आर्टिकल 39 क्लॉज डी। तो पहला में क्या था? पहला क्या था बोलो? जीविका जीने का समान साधन। दूसरा, हाँ कॉपी खोल लो। हाँ, संसाधनों का समान वितरण। तीसरा, एक एक लाइन में बस याद रखो। तीसरा, आर्थिक रूप से सब किसी एक के हाथ में सब कुछ ना हो। चौथा,
समान काम की समान वेतन। क्लियर है? इसको लिखिए एक लाइन, एक लाइन लिखिए। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों, स्त्री स्त्री है भाई, स्त्री कुछ भी कर सकती है स्त्री। पुरुषों और स्त्रियों के लिए, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। स्टेट मस्ट इंश्योर, स्टेट मस्ट इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, मुझे डाउट हो रहा है तब से। सॉल्व करोगे? करोगे? मान लो गवर्नमेंट नहीं दे रही है समान काम के अभी तो दे रही है, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि सरकार नहीं दे रही है समान काम की समान वेतन, नहीं दे रही है। आप कहाँ जाओगे? कोर्ट। एक चाटे लगाना तो धीरे से इसे लगाओ, लगा लो, लगाओ ना, लगाओ। हाँ, 37 खोल के देखो, डीपीएसपी है ना। तो ये केवल क्या है? अच्छी बातें, इतना ही याद रखना। डीपीएसपी छोड़ो, सीधी बोलना अच्छी बातें, अच्छे दिन आएंगे, है ना। मोदी जी का गारंटी कि अच्छे दिन कब आएंगे नहीं पता। ये इसको लेके नहीं जा सकते सर, ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है समान काम के समान सॉरी समान काम के समान वेतन। बोले भाग यहाँ से। अगर इससे इंस्पायर होके सरकार कुछ कानून बना दे तो ये कानून को लेके आप जा सकते हो। अब चाहिए मुझे तो सरकार इसको लेके कानून बना दी, तब आप इसको लेके कोर्ट जा सकते हो। इसको लेके मत चल देना कि सर ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है 39 क्लॉज बी, तो दे दो ना। बोले भाग यहाँ से, मैंने थोड़ी बोला है, वो तो डीपीएसपी बोलता है। सरकार कब बोलेगा? जब सरकार लॉ बना दे। क्लियर है? चलो। बाद में जोड़ा गया एक प्रोविजन जो कि शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वो जोड़ा गया कि, पहले सुन लो बाद में लिख लेना। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई वेल्दी नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब है, और उसको चाहिए कि भाई लीगल एडवाइस चाहिए, उसको नहीं पता लॉ के बारे में, कानून के बारे में, तो सरकार खुद उसको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाती है। आप अगर गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप पे कोई केस हो गया है, तो सरकार खुद आपको सरकारी वकील देती है। वो अलग बात है कि जीतोगे कि नहीं जीतोगे किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन सरकार कम से कम आपको कानून को समझाने के लिए आपके लिए वकील का प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया। इसको हम लिखते हैं 39A में। देखो, जब भी कैपिटल में 39A या 39 का जो भी बोलना चाहो, जब भी कैपिटल में, ब्रैकेट में नहीं रहेगा, जब भी कैपिटल में, तो आप समझ जाना कि ये बाद में जोड़ा गया। हमने यहाँ पे क्लॉज लगाया, ब्रैकेट लगा के स्मॉल लगाया, ये उसी समय का है। कब का? जब संविधान बना। जब बाद में बगल में जोड़ा हो, जैसे एग्जांपल 29A याद है, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जब किसी अंक के साथ, डिजिट के साथ कुछ लेटर हो और बिना ब्रैकेट में हो, कैपिटल में हो, तो उसको समझ लेना कि बाद में मेंशन किया गया, बाद में जोड़ा गया। एक लाइन लिखिए, इसको लिख लीजिए। स्टेट मस्ट प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। सरकार सबको न्याय तथा फ्री कानूनी एडवाइस देगा, कानूनी एडवाइस देगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। डिक्टेट कर दो, लिखो। स्टेट मस्ट प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल एंड फ्री लीगल एड एड टू पुअर। लिख लिया आप लोग? ठीक। कोई डाउट है यहां तक? अरे बोलिए, क्या है डाउट, पूछिए। गवर्नमेंट जॉब्स,
प्राइवेट में मिलता ही कहाँ है? नहीं मिलता है ना। आप सरकारी स्कूल में लिटरली प्राइवेट स्कूल में जाके देखना, और खासकर गांव और शहरों में भी मोस्टली टीचर ना आजकल मतलब मैं ऐसा किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल की ना जरूरतें थोड़ी कम है। हम मेल ना 4,000 5,000 में अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकते, लेकिन फीमेल कर सकती हैं। और गरीबी इतनी हद तक बढ़ गई है कि उसके लिए भी मार हो रहा है, और आजकल इसकी फायदा बहुत उठाया जा रहा है। मेरे घर के बगल में एक स्कूल है ना, 8वीं तक स्कूल है, वहाँ मतलब मुश्किल से 1-2 टीचर आपको मिलेंगे जो मेल हैं, सब फीमेल। 2,000 3,000 4,000 में चल रहा है उनका बिजनेस, बच्चे से ले रहे हैं पैसा। तो आज स्कूल चलाना और काम करना, केवल मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात है। आज आप गांव में दिहाड़ी मजदूरी के लिए देखना, औरतों को दिया जाता है 200-250 या 300, मजदूरों को मतलब अरे सॉरी मेल को 400-500 यहाँ तक। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में है, तो प्राइवेट को आप नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये गाइड कर रहा है प्रिंसिपल किसको, गाइडिंग प्रिंसिपल है किसके लिए, सरकार के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी अपने काम के लिए, प्राइवेट को आप तो नहीं फोर्स कर सकते। वो बोलेगा कोई बात नहीं, हम कल से किसी औरत को आप काम पे ही नहीं रखेंगे, ये भी कर सकता है। अब यहाँ पे टीचर कौन होगा, ये यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वही बताएंगे, ठीक है। तो आपके घर में काम करने कौन आएगा, आप ही बोलोगे ना। आप किसी को नहीं बोले कि मैं फीमेल, आप बोले ही नहीं कि मैं फीमेल को नहीं रखूंगा, आप रख ही नहीं रहे हो, बहाना कर दे रहे हो कि फीमेल तो मिल ही नहीं रही है, ये मेरा काम ही फीमेल के लिए नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं केवल गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए है, गवर्नमेंट लेवल पे है, ठीक है। और कोई डाउट? चलो आर्टिकल 40 की बात करते हैं। एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय पे एक बात को लेके बड़ा लड़ाई हो गया, और लड़ाई करने वाले कौन थे पता है? ये दोनों, गांधी जी और अंबेडकर जी। बहस छिड़ गई दोनों के बीच में। गांधी जी का मानना था कि पंचायत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। अंबेडकर जी का मानना था कि पंचायत कभी नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों मतलब एक समय के लिए सही थे। गांधी जी का मानना था कि अगर पंचायत होगा तो हम नीचे से डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अगर ऊपर से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पता चला नीचे तक पहुंचे ही नहीं। तो गांधी जी का सिंपल सा मानना था कि अगर पंचायत होगा तो हम लोगों के बीच में समाज को उठा सकते हैं, गांव को डेवलप कर सकते हैं। अंबेडकर जी ये सारी चीज़ों को समझते थे। अंबेडकर जी को पता था कि करप्शन इतनी है, समाज इस लेवल पे चली जाएगी कि हम अगर ऊपर से 100 रुपये भेजे ना, तो गांव पहुंचते पहुंचते तक वो मुश्किल से 1 रुपये बचेगा। और ये रियलिटी भी है, सबकी अलग अलग वो मतलब फीस लगा हुआ है कि मेरे पॉकेट में इतना जाएगा, फिर मेरे से नीचे इतना जाएगा। तो अंबेडकर जी का कहना था कि गांव होना, पंचायत होना, ये बिल्कुल ही खराब चीज़ है। अगर आप ऊपर से 100 रुपये भेज रहे हो तो नीचे पहुंचते पहुंचते 1 पहुंच जाएगा। गांधी जी बोलते वही तो बोल रहा हूँ, 1 पहुंच तो रहा है। देखो गांधी जी से सीखो कैसे निगेटिव चीज़ों से भी पॉजिटिव निकालना है। गांधी जी ने बोला कि अरे 1 तो पहुंच रहा है अंबेडकर जी, अगर आप पंचायत नहीं रखते हो तो बेचारों को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। 1 रुपये बढ़ा कि 0, ऑब्वियसली 1। तो अंबेडकर मान रहे थे कि पंचायत होनी नहीं चाहिए, गांधी जी का बोलना था कि पंचायत होनी चाहिए। और दोनों बड़े लीडर, ना हम इनकी बातों को कम कर सकते हैं, ना इनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया थोड़ा सा डेडलॉक कि भैया आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। गांधी जी अड़ गए कि नहीं पंचायत लगेगा, पंचायत चाहिए मुझे, क्योंकि उनको पता था कि गाँव की डेवलपमेंट, और गांधी जी कहीं ना कहीं सही भी थे अपने जगह पे, कि गाँव की डेवलपमेंट करोगे तब जाके शहर बनेगा। आज सरकार क्या कर रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है ना। अरे भैया स्मार्ट सिटी बना लोगे, सिटी में आके बस कौन रहा है, गांव के लोग। अगर गांव के लोग अगर गंवार निकल गए तो स्मार्ट सिटी की धज्जियां उड़ा देंगे। आप बोल रहे हो कि आपको राइट साइड में गाड़ी चलाने हैं, वो बोलेंगे हमें थोड़ी पता, हम तो गली में से भी निकाल देते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। तो पहले लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जाके छोड़ो, ग्रास रूट लेवल पे जाके सिखाओ। गांव को डेवलपमेंट करोगे तो शहर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि गांव से ही तो लोग जा रहे हैं शहर में। शहर थोड़ी है सर, शहर पैदा थोड़ी होता है। भारत गांवों का देश है, गांव अगर डेवलप होगा तब जाके शहर डेवलप होगा। तो दोनों के बीच में डेडलॉक को कम करने के लिए आगे जवाहरलाल नेहरू ये बोलते कहा हुआ कि नेहरू जी, अरे कहा हुआ गांधी जी, तो बोलते देख ना भाई दे नहीं रहा है वो, कहा पंचायत।
अम्बेडकर जी, अरे पंचायत मांग रहे बुढ़ऊ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बात ही नहीं हो रही थी, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, आपको पंचायत चाहिए? बोला हाँ। आपको पंचायत नहीं चाहिए? बोला नहीं। एक काम करो, पंचायत को आप रख दो इसमें। किसमें? इसमें, ठीक है। गांधी जी समझ गए, बेवकूफ बनाया गया हमें। बोला ठीक है, दोनों अब मिल गए हो, ठीक है, मत बात मेरी मानो, लेकिन एक दिन आप समझोगे कि पंचायत जरूरी है। बोलेंगे ठीक है, हम दे रहे हैं डीपीएसपी में, डीपीएसपी में दे रहे हैं, मतलब किसी पे फोर्स नहीं होगा, है ना। जिसको मन करेगा पंचायत बाद में कानून बना लेगा इससे इंस्पायर होके। तो पहला राज्य कौन था ये बनाने वाला? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पहला राज्य था जो कि पंचायत लागू किया। नागौर गांव है, याद रखना, कभी पूछ भी सकता है, नागौर, ठीक है। नागौर गांव में पहली बार पंचायत लागू हुआ डीपीएसपी से निकाल के। तो अंबेडकर जी का कहना था पंचायत नहीं होगा, गांधी जी का कहना था पंचायत होगा। फाइनली उसको डीपीएसपी में रखा गया। डीपीएसपी में इसलिए रखा गया ताकि किसी पे फोर्स नहीं है, जिसको रखना है रखो, जिसको नहीं रखना है रखो। अभी सारे जगह पे पंचायत है। 73वां 74वां संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा ये पूरा टॉपिक। तो अभी बस इतना समझ लो कि अब पंचायत मैंडेटरी है, ठीक है। तो याद समझ में आ रहा है कि डीपीएसपी से मुझे ये चाहिए था तो मैं निकाल के क्या कर दिया, लॉ बना दिया, ठीक है। तो जो चाहिए वो ना सिंपल से बक्सा है, इसमें से चाहिए निकालो, कानून बनाओ, एंजॉय करो। जब तक इसमें है तब तक लागू नहीं होगा। इससे निकाल के मैं कानून बना दिया तब लागू होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अपन, तो 40 के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। समझ में आया? आज बुझाया? चलो, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। लिख लेना नागौर, वैसे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा जब पंचायत पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए बस यहाँ पे लिख लो। कल याद कर लेना थोड़ा बहुत, वैसे तो याद हो गया 36 क्या था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। 37 कोर्ट नहीं जा सकते, सिंपल। ऐसे छोटे छोटे वर्ड में याद रखो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। 38 समाज की कार्य कल्याणकारी के लिए आपको समाज में बराबरी लानी है, समाज में न्याय लाना है। न्याय कितने प्रकार के? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है। इसके अलावा फिर 39 में हमने 4 पढ़ा। 39 पहला क्या था कि सबको समान जीविका जीने का साधन मिलना चाहिए। दूसरा, सब में बराबर बराबर बंटनी चाहिए। तीसरा, किसी एक के हाथ में सारी आर्थिक रूप से सारे रिसोर्सेस ना हो। चौथा, समान काम की समान वेतन, ठीक है। उसके बाद 39A आया था बाद में कि लीगल एडवाइस दे दो, वकील वगैरह दे दो, ठीक है। फिर 40 आपका पंचायत। तो आप इस तरीके से याद करोगे ना, एक एक लाइन में बस आपको याद करते जाना है। कोई डाउट है? ओके, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।